प्यारे बच्चों, आज हम भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था में प्रवास के संबंध में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रवास, स्थानांतरण, माइग्रेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का जो समूह है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रवास। अब एक व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हो, वो अपने मूल स्थान से अन्य स्थानों की ओर जब जाते हैं या अन्य स्थानों से फिर अन्य स्थानों की ओर जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? प्रवास। जैसे ये हमारा पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी गढ़वाल से कोई व्यक्ति कोलकाता चला जाता है या मुंबई की ओर चला जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रवास कहलाएगा। तो इसको आप समझ गए होंगे कि प्रवास हम किसे कहेंगे। अब प्रवास में दो चीज़ें सम्मिलित हैं। एक को कहते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास इमिग्रेशन, और दूसरे को कहते हैं आप्रवास। एमाइग्रेशन। अब उत्प्रवास क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से किसी अन्य स्थानों की ओर जाता है, यानी जो अपना मूल स्थान है वो अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाता है, तो उसको कहते हैं उत्प्रवास। उदाहरण के लिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे पहले कहा है कि जैसे ये पौड़ी है, पौड़ी से कोई व्यक्ति मुंबई की ओर चला जाए, ठीक है, पौड़ी से कोई व्यक्ति मुंबई की ओर चला जाए, मुंबई चला जाए, तो यह क्या कहलाएगा? पौड़ी के लिए ये उत्प्रवास कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अप्रवास क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अन्य स्थानों से आकर बसते हैं, यानी जब पौड़ी से मुंबई गया था तो मुंबई के लिए क्या है, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा, अप्रवासी, ठीक है। लेकिन पौड़ी के लिए वो क्या कहलाएगा? प्रवासी। यानी हर व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाता है तो वह अपने देश के लिए उत्प्रवासी और उस नए देश के लिए क्या है? अप्रवासी बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हमने यहाँ पे आपको बताया है कि उत्प्रवास क्या है। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान को छोड़ के अन्य किसी स्थानों की ओर जाता है तो वो उत्प्रवास कहलाता है, और जब किसी अन्य स्थानों से आकर कहीं बस जाता है तो उसको अप्रवास कहेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया है कि पौड़ी से कोई व्यक्ति मुंबई जाता है तो पौड़ी के लिए वह व्यक्ति उत्प्रवास कहलाएगा, और मुंबई के लिए वही व्यक्ति वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा। तो ये आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे प्रवास को दो तरह से हम उत्प्रवास और अप्रवास के रूप में से समझा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार। प्रवास के प्रकार। प्रवास जो है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसको हम स्थान के आधार पे, स्थान के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर और संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पर इसको प्रवास को हम मुख्य रूप से तीन प्रकार से इसको बांट सकते हैं। स्थान के आधार पे, समय के आधार पे और संख्या के आधार पे क्या है, प्रवास के हम अलग अलग प्रकार कर लेते हैं। तो स्थान के आधार पे पहला जो है
स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास। दूसरा अंतर्राज्यीय, जो दूसरा प्रकार है वो अंतर्राज्यीय प्रवास। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय। और हम एक और बांट सकते हैं, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अब देखिए, जो स्थान के आधार पे ये पहला आता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास यानी जिस स्थान पे मनुष्य निवास कर रहा है उसके आसपास, एक गांव से दूसरे गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, यानी स्थानीय स्तर पे, उसको हम स्थानीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी अपने देश की सीमाओं के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ऐसा प्रवास क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय प्रवास। उदाहरण के लिए ये उत्तराखंड का मानचित्र है। उत्तराखंड से कोई व्यक्ति ये राजस्थान चला जाए, कोई केरल चला जाए, कोई इधर असम चला जाए, ये कैसा प्रवास होगा? ये कहलाएगा अंतर्राज्यीय प्रवास। या कोई इधर महाराष्ट्र से राजस्थान चला जाए, ये कैसा प्रवास है? अंतर्राज्यीय प्रवास। और उसके बाद अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी एक देश से दूसरा देश, जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत से कोई व्यक्ति नेपाल चला जाए या भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। अगला आता है इसमें अंतर महाद्वीपीय प्रवास। देखिए, अंतर महाद्वीपीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब हम अपने देश की सीमा से बाहर चले जाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। लेकिन यदि अगर हम अपने महाद्वीप से बाहर, जैसे हमारा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, हम अपने महाद्वीप से यानी एशिया महाद्वीप से यानी भारत से यदि अगर कोई उत्तरी अमेरिका में चला गया, ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अब आप कहेंगे कि यदि अगर हम भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाए तो इसको अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहेंगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। ये दोनों आ जाएंगे, यानी दोनों श्रेणी में आप इसको सम्मिलित कर सकते हो। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी कह सकते हैं और अंतर महाद्वीपीय प्रवास भी कह सकते हैं। अब देखेंगे समय के आधार पे भी हम प्रवास को डिवाइड करते हैं। दैनिक प्रवास या दैनिक स्थानांतरण, फिर मौसमी प्रवास और स्थायी प्रवास। ये यानी पहला आता है समय के आधार पे कि हम कितने समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं। तो पहला आता है दैनिक प्रवास। बच्चों, दैनिक प्रवास हम किसे कहेंगे? जब 24 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति मूल स्थान से चल के अन्यत्र स्थान में जाता है और पुनः फिर वापस उसी स्थान में वापस आ जाता है 24 घंटे में, तो उसे दैनिक प्रवास कहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, सुबह स्कूल आते हैं और शाम को फिर आप अपने घरों में चले जाते हैं, या कोई व्यक्ति मजदूरी के लिए सुबह अपने घर से निकलते हैं, शाम को पुनः वापस आ जाते हैं, तो ऐसे प्रवास को क्या कहेंगे? दैनिक प्रवास कहेंगे। दूसरा समय के आधार पर दूसरा प्रवास है मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास हम किसे कहेंगे? जब मौसम के अनुसार व्यक्ति अपने स्थान को बदलता रहता है, यानी मौसम के अनुसार क्या है? अपने स्थान को बदलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। खासकर आपने देखा है उत्तराखंड में भूटिया जनजाति के लोग होते हैं, जब ठंड अधिक पड़ती है शीत ऋतु में,
तो अपने हिमालय क्षेत्रों से अपने पशुओं को लेके क्या है वो घाटी क्षेत्रों की ओर आना शुरू कर देते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु में फिर गर्मी शुरू होती है तो घाटी क्षेत्र से, तराई क्षेत्र से पुनः फिर ऊंचे हिमालय क्षेत्रों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ये मौसमी प्रवास कहलाता है, ठीक है। और एक होता है स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास हम उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान के से हमेशा हमेशा के लिए किसी अन्य स्थान में जाके बस गया। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है अपने गांव से, जैसे बनचुरी है, बनचुरी से वो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में बस गया, अमेरिका में बस गया, कहीं अन्यत्र स्थान में बस गया, पुनः फिर अपना बनचुरी में वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्रवास जो है स्थायी प्रवास कहलाएगा। अब ये समय के आधार पे था। अब संख्या के आधार पे एकल प्रवास, बहुसंख्यक प्रवास, या पहले हम अल्पसंख्यक ले लेंगे, अल्पसंख्यक प्रवास और बहुसंख्यक प्रवास। बहुसंख्यक प्रवास, ये बहुसंख्यक प्रवास। अब देखो, एकल प्रवास, जब कोई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो उसे एकल प्रवास कहते हैं। अल्पसंख्यक, जब कुछ समूह में जाता है, कुछ व्यक्तियों के अपने परिवार के साथ या एक गांव के बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो उसको अल्पसंख्यक प्रवास कहते हैं। और बहुसंख्यक प्रवास जिसमें एक बड़ी तादाद में बहुत बड़ा समूह एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है। जैसे एक संप्रदाय के लोग, एक धर्म के लोग उस किसी स्थान को छोड़ के अन्य स्थानों की ओर चले जाते हैं, वो क्या है, बहुसंख्यक प्रवास कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये प्रवासों के प्रकार हुए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, भारत के संबंध में देखेंगे हम जो अंतर्राज्यीय प्रवास, ये चार तरह के अंतर्राज्यीय प्रवासों को इसको डिवाइड कर सकते हैं, खासकर भारत के संबंध में। ये पहला प्रवास जो है वो ग्राम से ग्राम यानी गांव से गांव। दूसरा गांव से नगर। तीसरा नगर से गांव। और नगर से नगर। तो ये अंतर्राज्यीय प्रभाव यानी अपने देश की सीमाओं के अंदर ये प्रवास खासकर आपको देखने को मिलता है। तो गांव से गांव यानी एक गांव से जब दूसरे गांव कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसा प्रवास जो है वो ग्राम से ग्राम या गांव से गांव का प्रवास कहलाता है। जो अमूमन आप अपने क्षेत्र में देखते हैं, व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, पुनः फिर वापस उसी स्थान को आ जाता है। तो ये दूसरा आता है गांव से नगर। जब कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में, शिक्षा ग्रहण करने के लिए या अन्य किसी कार्य से गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, जाते हैं, तो ऐसे प्रवास को गांव से नगर कहते हैं। नगर से गांव, जब कई बार क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, किसी व्यक्ति को समस्याएं होती है और वो उन चीज़ों से उब जाता है, उस शहरी ज़िंदगी से उब जाता है, पुनः वो गांव की ओर लौट चलता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें लोग उस महामारी के डर से, भय से पुनः फिर अपने गांव की ओर वापस लौट रहे हैं। तो ऐसा प्रवास क्या कहलाता है, नगर से गांव। और एक होता है नगर से नगर। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य लगातार प्लान करता चला जाता है, प्रवास करता चला जाता है। वो छोटी थी जगह से फिर बड़ी जगह से और बड़ी जगह, इस प्रकार का प्लान करता चला जाता है। तो व्यक्ति क्या है, पहले छोटे नगरों से फिर बड़े नगरों, फिर बड़े नगरों से और बड़े नगरों में, इस तरह का ये प्लान या प्रवास करता जाता है, तो उसे नगर से नगर प्रवास कहलाता है। तो इसमें आपने आज यहाँ पे समझा है कि प्रवास क्या है और प्रवास के कौन कौन से प्रकार हैं। ये आपने देखा है, स्थान के आधार पे प्रवास, समय के आधार पे प्रवास
और संख्या के आधार पे ये प्रवास के क्या हैं, प्रकार हैं। इसमें आपने स्थान के आधार पे स्थानीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, संख्या के समय के आधार पे आपने देखा दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, स्थायी प्रवास, और संख्या के आधार पे एकल प्रवास, अल्पसंख्यक प्रवास, बहुसंख्यक प्रवास। और आपने फिर भारत के संबंध में खासकर देखा है कि भारत में इस प्रकार के प्रवास बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, जिसको हम अंतर्राज्यीय प्रवास में सम्मिलित कर सकते हैं। ग्राम से ग्राम, गांव से नगर, नगर से गांव और नगर से नगर। इस प्रकार क्या है, ये प्रवास के प्रकार हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कारण जानेंगे कि प्रवास के क्या कारण हैं। तो मुझे लगता है इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रवास क्या है। अब हम प्रवास के कारण, कॉज ऑफ माइग्रेशन, तो इसमें दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक ये कारण जो समाजशास्त्रियों के अनुसार जो डिवाइड किया गया है, और एक भौगोलिक दशाओं के कारण क्या है, प्रवास के कारण। समाजशास्त्रियों के आधार पर, और दूसरा भौगोलिक कारकों के आधार पर। आप समाजशास्त्रियों के आधार पे, जो समाजशास्त्रियों के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। जिसको हम पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, यानी धक्का देने वाले कारक जो प्रतिकर्ष कारक हैं, धक्का देने वाले कारक, और अपकर्ष कारक आकर्षित करने वाले कारक के रूप में इसको डिवाइड कर लेंगे। और जो हम भौगोलिक दशाओं के कारण कह सकते हैं कि प्रवास क्यों होता है, इसमें आपके जो मुख्य रूप से जो इसके फैक्टर हैं, इनमें आपके भौतिक कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण, राजनीतिक कारण से, राजनीतिक कारण से हो सकते हैं, आर्थिक कारणों से हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, और सामाजिक और धार्मिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक व धार्मिक कारण। तो आपने देख लिया है कि प्रवास क्यों हो रहा है, क्यों व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है। तो दो तरह से हमने देख लिया, समाजशास्त्रों के आधार पे और भौगोलिक कारकों के आधार पे क्या है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो पहले समाजशास्त्रों के आधार पे देख लेते हैं प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो ऐसे फैक्टर होते हैं, वो ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को मूल स्थान से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं। यानी ऐसे कारक हैं जो मनुष्य को धक्का देने के काम करते हैं, जो मनुष्य को उस स्थान से बाहर जाने के लिए विवश करते हैं। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? अगर हमें कहें भूमि पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का भार, यदि चूंकि भूमि सीमित है और लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला जाएगा, तो व्यक्तियों के लिए भरण पोषण के लिए क्या है उतनी, क्योंकि जमीन तो स्थायी है, स्थिर है, ठीक, और जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो उतने लोगों के लिए भरण पोषण नहीं होगा। मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या है, उसे मजबूरन क्या है, अन्यत्र स्थानों की ओर गमन करना पड़ेगा। तो ये कारण ये भी है, जनसंख्या की तुलना में आर्थिक विकास का कम होना। यानी जितनी जनसंख्या
जिस जगह की है और उसकी तुलना में आर्थिक विकास का ना होना, रोजगार यानी रोजगार की कमी होना। जब पर्याप्त लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों की ओर गमन करेंगे। इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होना, ये एक फैक्टर हो सकता है जो मजबूर कर सकते हैं। इसी तरह से दैविक आपदाएं यानी प्रतिकर्ष कारकों में जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, कहीं बाढ़ की स्थिति आ जाना, भूकंप आ जाना, सुनामी की स्थिति हो जाना, यानी जो किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को उस स्थान को त्यागने के लिए मजबूर कर सकता है। उदाहरण के लिए आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, आजकल बरसात का टाइम है, यदि अगर कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो जाए, भूस्खलन हो जाए और उसके नीचे कुछ गांव बसे हैं, उस जो पहाड़ी है, तो यदि अगर मलबा उस गांव के कुछ मकानों को क्षतिग्रस्त कर दे या अधिकांश गांव को क्षतिग्रस्त कर दे तो उस स्थान को छोड़कर मजबूरी हो जाएगी अन्य स्थानों पर जाने के लिए। ये प्राकृतिक आपदाएं भी एक फैक्टर हो सकती हैं। समाज में होने वाले वर्ग संघर्ष, कई बार झगड़ा फसाद दंगा ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ के क्या है अन्य स्थानों की ओर चला जाता है। बहुत बड़ा फैक्टर जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है। अगर किसी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के केंद्र नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो व्यक्ति क्या है शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या है अन्य स्थानों की ओर चले जाते हैं। तो ये क्या है प्रतिकर्ष कारक हैं, धक्का देने वाले कारक हैं जो व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि वह उस स्थान को क्या है छोड़ दे। अब आता है अगला अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक यानी आकर्षित करने वाले कारक जो अपने ओर आकर्षित करते हैं, किसको? व्यक्तियों को। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, जो प्रतिकर्ष कारक हैं ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर, आकर्षित करने वाले कारक। अब जैसे मैंने कहा बेरोजगारी, यहाँ पे अगर रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं था, व्यक्ति क्या हो गया उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन इस स्थान में ये अपकर्ष वाले कारक की अगर हम बात करें, अपकर्ष वाले कारक में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग हैं तो व्यक्ति को यहाँ रोजगार मिल जाएगा और अधिक से अधिक व्यक्ति क्या है इस स्थान को जाना चाहेगा। ठीक इसी तरह से शिक्षा के केंद्र हो सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती, यानी मनुष्य के रहने के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो दशाएं वहाँ उपलब्ध होंगे तो व्यक्ति वहाँ आसानी से जाना चाहेगा। यानी आजीविका के श्रेष्ठ अवसर की यहाँ पे उपलब्धता होगी, उत्तम जलवायु होगी, रोजगार के साधन हो सकते हैं, उपजाऊ भूमि हो सकती है, सुरक्षा की भावना हो सकती है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि ये प्रवास के कारण है कि प्रवास क्यों होता है। अब ठीक वही चीज़ें उनको भौगोलिक कारणों के आधार पर भी हम बांट सकते हैं अलग अलग। जो चीज़ें यहाँ बताई गई वही चीज़ें सब यहाँ भी हैं। भौतिक कारण यानी भौतिक कारण, राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से भी क्या है व्यक्ति क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे भौतिक कारण अभी मैंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं हो जाएं, कहीं बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, तमाम ये सारी घटनाएं हो जाएं तो व्यक्ति को मजबूर भौतिक कारणों से क्या उस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपका आर्थिक कारण है। अब आर्थिक कारण जैसे रोजगार के कारण, किसी स्थान में तो रोजगार के पर्याप्त साधन है, अपनी आजीविका व्यक्ति वहाँ आसानी से चला सकता है, या कोई स्थान ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आजीविका चलाने के साधन पर्याप्त नहीं तो व्यक्ति क्या है आर्थिक कारणों से भी क्या है अन्य स्थानों में प्लान कर जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, कहीं पे झगड़ा फसाद और ये इस तरह की चीज़ें, अशांति का वातावरण, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से व्यक्ति क्या है शांत प्रिय जगह पे जाना पसंद करता है। इसी तरह से सामाजिक धार्मिक कारणों से व्यक्ति यात्राएं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। जैसे शादी ब्याह, लड़की की विवाह हो जाता है तो अन्य गांव में या अन्य जगह अन्य परिवार में क्या है शिफ्ट हो जाती है। या धार्मिक कारणों से हम धार्मिक यात्राएं करते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग स्थानों में क्या है धार्मिक यात्राएं करते हैं, तो ये क्या है ये प्रवास के कारण है। ये बातें जो हैं प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के संबंध में प्रवास जो है, प्रवास की स्थिति अगर आप देखें, भारत में जो सबसे अधिक प्रवास होता है ये आपका ये गुजरात हो गया,
ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर आपका दिल्ली हो गया, इधर आपका असम हो गया, मेघालय, ये राज्य हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक प्रवास होता है कहाँ, उत्तर प्रदेश से, इधर बिहार से, इधर आपका असम साइड में, यानी प्रवास जो है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जैसे अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। और प्रवासियों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, यानी जो सबसे अधिक प्रवासी लोग आते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। और ये लोग कहाँ से आते हैं, ये उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, झारखंड, जहाँ पे क्या है, यानी इन जगहों पे ये प्रतिकर्ष कारक अधिक हैं। और अपकर्ष कारक कहाँ पे अधिक हैं, ये मुंबई, ये जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इधर आपका असम हो गया, यहाँ चाय के बाग हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं, ये भारत में जो है ये प्रवास इन रूपों में आप देखते हैं। अगर हम कुछ और राज्य देखें, जैसे पश्चिम बंगाल में अप्रवासियों में लगभग 60% बिहार और उड़ीसा और शेष उत्तर प्रदेश, जम्मू और मध्य प्रदेश से आते हैं। यानी ज़्यादातर हम अगर भारत में देखें तो प्रवास जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आपके उत्तराखंड, जहाँ पे आर्थिक साधन या हम यूँ कह सकते हैं कि रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है, आजीविका के चलाने के पर्याप्त साधन नहीं है, वो इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये आपका इधर असम हो गया, इन राज्यों में क्या है, प्लान करते हैं। तो ये आपने भारत के सामने देखा। अब हम इसमें प्रवास के कुछ परिणाम भी हैं। प्रवास के क्या परिणाम हैं, आर्थिक प्रभाव। अब देखो, आर्थिक प्रभाव जो मुख्य रूप से है, जिन क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग प्लान कर जाते हैं, वहाँ रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। उन जगहों में आपके स्थान परिवर्तन करने वाले प्रायः वरिष्ठ नौजवान ही होते हैं। और वो क्या हैं, वो जो हैं बाल, वृद्ध और दुर्लभ आदि सभी जो दुर्बल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। और नौजवान लोग क्या है, आर्थिक रूप से जो सक्षम या संपन्न जो जगह हैं वहाँ की ओर यात्राएं करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जिस मूल स्थान को छोड़ेंगे वहाँ पे जनसंख्या का अभाव हो जाएगा। इसी तरह से सामाजिक प्रभाव, जनांकीय प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव, इस रूप में क्या है हम इसको देख सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, जिस स्थान में व्यक्ति पहुंचेगा उस स्थान में लगातार आबादी बढ़ती चला जाएगा, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आवास की समस्या हो सकती है, रोजगार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार कई अन्य प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ देता है तो अन्य स्थानों की ओर जाता है, तो अन्य स्थानों में जहां बहुसंख्यक समाज होता है तो अल्पसंख्यक समाज की सभ्यता संस्कृति वो विलुप्त होने लग जाती है और बहुसंख्यक समाज की सभ्यता संस्कृति को वो अडॉप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये भी जहाँ एक और बहुसंख्यक समाज का जो कल्चर है उसका विस्तार होता है और जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक की सभ्यता संस्कृति नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने प्रवास के प्रकार, कारण, परिणाम और उसके परिणाम यहाँ पे देखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।